गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी जो फर्स्ट यूनिट फिनिश हो गई। अब हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे और सेकंड यूनिट है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तक करंट जो थी वो स्टैटिक मोशन में थी। अब करंट इस आपकी यूनिट में करंट मूव करेगी। तो इसमें जब करंट हमारी मोशन में होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी हमारी मोशन में होती है उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब हम बात यहाँ जो है करंट की कर ही रहे हैं तो हम जो है बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो वैसे तो जो है बहुत सारा जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है जितना पॉसिबल होता है उतना हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आप जानते ही हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रिक करंट आपका चार्ज में क्या है? चार्ज में आपका जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कॉन्सिस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई चार्ज जो होता है किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, कह रहे हैं इफ द करंट इज स्टडी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टाइम के साथ जो है फ्लो ऑफ चार्ज जो हो कम बढ़ हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज बही रहेगा। तो यहीं से जो है आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है I इज इक्वल क्यू अपॉन टी। यहाँ से आप चाहें तो बहुत सारी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। I 1 एम्पियर की निकाल सकते हैं, 1 कूलाम के निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है I आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट है, Q यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है और T क्या है? टाइम है। तो हमने यहाँ पे आपको दे भी रखा है I इज इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। और जो चार्ज क्या है? जो आपका जो है कोई भी कंडक्टर है उसका फ्लोज अक्रॉस द गिवन एरिया इन टाइम टी। तो उसका जो है अक्रॉस एरिया क्या है और उसने जो है कितना टाइम लिया। अब आप इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र कायम करते हैं, एम्पियर में मेज़र करते हैं। तो इसका जो है ऐसा यूनिट जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसके बाद में आपका अगला पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ए सोर्स मे बी डिफाइंड एज work done by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential। तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो यहाँ पे आपको जो है डेफिनेशन से क्लियर है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइंड कर सकते हैं वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर। मतलब यह है कि हमें जो वर्क करना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज से, यानी जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर हमें जो है वर्क करना पड़ता है। कह रहे हैं और इसको हम आगे जो है और डिफाइन कर सकते हैं। कह रहे हैं इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द टू सोर्स टेकिंग ए यूनिट
पॉजिटिव चार्ज। तो जो है एनर्जी सप्लाइड जो की जाती है, आप जानते ही हैं एनर्जी जो है सप्लाइड जो की जाती है बाय टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो है, और जो है एनर्जी तब तक सप्लाई होती रहती है जब तक कि जो है दोनों का जो है पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब हमने जो है पीछे आपको बताया गया था कि कंप्लीटली जो है सर्किट को जो है जब तक एनर्जी सेम नहीं हो जाती है तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, वो फ्लो होता रहता है। अब इसमें आगे हमने कहा है, कह रहे इट इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इन ओपन सर्किट। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। ईएमएफ जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के रेशियो के इक्वल होता है। और जो है एसआई यूनिट ऑफ द ईएमएफ इज वोल्ट। जो आपका ईएमएफ जो होता है उसका जो है एसआई यूनिट जो होता है वो आपका वोल्ट होता है। अब आगे का हमारा टॉपिक आ रहा है ओम्स लॉ। ये टॉपिक आपका जो है इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आपने जो है 10th में पढ़ रखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक आपका जो है जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने रिलेशनशिप डिस्कवर की थी बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन 1828। 1828 में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने दिया था। तो ये इस रिलेशन को इन्होंने नाम दिया ओम्स लॉ। उन्हीं के नाम पर ये जो है नियम है, ये रूल है ये आपका कि दिस रिलेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। अब ये क्या है, ओम्स लॉ है क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है? कह रहे हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across its end provides the temperature and other physical condition remains unchanged। कहना मतलब यह है कि इसमें जो है कंडीशंस हुए हैं, टेम्परेचर की जो कंडीशंस हुए हैं वो अनचेंज रहें यानी कांस्टेंट रहें, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के जो है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहना मतलब यह है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? V है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट क्या है? I है। तो V इज इक्वल R इंटू आई। यहाँ पे R क्या है? R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कह रहे वेयर R इज द कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे R क्या है? R यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। अभी हमने आपको बताया था कि R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम बात करेंगे कि रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टेंस हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट होती है। फ्लो ऑफ चार्ज जिस डायरेक्शन में जो है चार्ज फ्लो होता है उसके अपोजिट काम करती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को रोकने के काम में आती है। कहना इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द अक्रॉस कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अभी हमने जो है फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल बी अपॉन आई। तो बी अपॉन आई का जो रेशियो है वो आपका जो है रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, उसे हम रेसिस्टेंस कहेंगे। R इज इक्वल बी अपॉन आई। कह रहे हैं इट इज द इक्वल रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ द करंट, करंट का मतलब I फ्लोइंग थ्रू इट, उसमें जो है जो आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं R इज इक्वल बी अपॉन आई। अब आप यहाँ से जो है R की यूनिट को निकाल सकते हैं। R की यूनिट अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो R इज इक्वल B की क्या होती है? वोल्ट होती है, I की एम्पियर होती है, या हम इसको वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। वैसे जो है रेसिस्टेंस की यूनिट आपकी है ओम। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस कंडक्ट डिपेंड फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब जो है यहाँ पे हर समय कंडीशन आपकी आती है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है कौन कौन सी आपका फैक्टर्स हैं जो आपको रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपका आता है लेंथ।
लेंथ आपका आता है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। आप जानते ही हैं रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहना मतलब यह है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। सेकंड आपका आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होता है, कह रहे हैं द रेसिस्टेंस R of a conductor is inversely proportional to its area of cross section। क्रॉस सेक्शन तो आप यहाँ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है 1/A है, 1/A। तो उसमें आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं 1/A। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसका, क्रॉस सेक्शन के एरिया का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। थर्ड आपका आता है नेचर ऑफ द मटेरियल। उसका मटेरियल का नेचर क्या है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। मतलब जो है रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, क्योंकि R दोनों में सेम है। तो R इज इक्वल रो इंटू L/A। अब रो क्या है, रो यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और या इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो हियर रो इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हमें जो है या रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन को निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। इसमें हमने क्या किया, L इज इक्वल टू 1 यूनिट, लेंथ जो थी हमारी 1 यूनिट थी और A हमारा है 1 मीटर स्क्वायर। कहना मतलब ये किसी कंडक्टर की लेंथ 1 यूनिट है और उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर है। तो हमने जो है ये वाली वैल्यू को जो है इस वाले फॉर्मूले में पुट किया, R इज इक्वल रो इंटू 1/1, तो 1/1 1 हो गया, R इज इक्वल टू रो आपका हो गया। तो आप कह सकते हैं कहना रेसिस्टिविटी और या इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल may be defined as the resistance of conductor of that material having unit length and unit area of the cross section। कहना मतलब यह रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम किसी भी मटेरियल के जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मटेरियल हैविंग द जो भी उसका मटेरियल है वो जो है उसकी लेंथ जो हो वो आपकी यूनिट लेंथ हो और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे इसकी SI यूनिट आप निकालेंगे, SI यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी। तो फॉर्मूला आपके सामने तैयार है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ से रो की वैल्यू आप निकाल लीजिए R इंटू A/L। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं R का क्या होता है ओम, A का आपका होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल आपको हो गया, इसका जो यूनिट निकल के आया वो आपका निकल के आया ओम मीटर। अब हमारा जो है अगला टॉपिक आपका आ रहा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी के लिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, द करंट डेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per second through a unit area held normal to the direction of flow of charge of that point। जो करंट डेंसिटी को हम जो है करंट डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर जो है कह रहे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब जो है कोई भी चार्ज जो है किसी भी एरिया का जो है पर सेकेंड फ्लो हो रहा हो और उसका जो है जो डायरेक्शन जो हो वो कैसी हो, नॉर्मल डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज दैट ऑफ द पॉइंट, और उस पॉइंट के जो है नॉर्मल उसमें हो। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाई J। करंट डेंसिटी को हम जो है J से डिनोट करते हैं। और जो है कहना फॉर नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्ज कहना J इज इक्वल I/A। तो अब यहाँ से जो है करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए I/A, I और A का रेशियो जो है वो जो है करंट डेंसिटी के इक्वल होता है। पर आपका जो है I इक्वल टू Q/T होता है, तो I के प्लेस पर हमने Q/T लगा दिया तो हमारा निकल के आया J इज इक्वल Q/T/A। कह रहे हैं इफ द एरिया A इज नॉट परपेंडिकुलर
to the direction of current and normal to the area makes an angle theta with the direction of current। कहने मतलब यह है कि यहाँ पर जो है जो एक ही डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, पर मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये इस फिगर में देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन जो है करंट के डायरेक्शन के साथ में क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो ये जो है अब आपका नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा, कह रहे हैं देन द कंपोनेंट ऑफ एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट के क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट आपको हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम करंट डेंसिटी निकालेंगे, जे इज इक्वल आई अपॉन ए एन, और ए एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है ए कॉस थीटा। तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल जे इंटू ए कॉस थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आएंगे, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, वेक्टर लगा देंगे, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा।